गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ यार, एक्चुअली मेरे को लगा मैं लेट हो जाऊंगा तो मैंने 1:15 बोला, बट मैं टाइमली पहुंच गया। तो अपन तब तक डाउट वाउट करते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे 1:15 से। लास्ट टाइम होमवर्क दिया था कुछ? अच्छा, केवल इलस्ट्रेशन दिया था। तो है कुछ डाउट इलस्ट्रेशन में? डाउट है बच्चों कुछ इलस्ट्रेशन में? नहीं है। यार अभी तो तुरंत तो करना ही नहीं है, थोड़ा टाइम लगना है, तो थोड़ा सोच लो आराम से, फिर उसके बाद करते हैं। भावेश अब तक बहुत काम की बातें चल रही थी, तो अब हम लोग पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। यूनिट टेस्ट के बारे में पंकज सर बताएंगे। हाँ यार, वो यूनिट टेस्ट के चक्कर में थोड़ा डिले हुआ है। तब तक तुम लोग को टाइम मिला है तो तब तक कंप्लीट कर लो ना। तब तक कंप्लीट कर लो, 10-15 तारीख से बुलाना शुरू करूंगा। और उस टाइम जिसका कंप्लीट नहीं रहेगा वहीं पे सपने में बैठा के कराना पड़ेगा, भावेश को स्पेशली। भावेश को तो छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। भावेश बहुत बोल रहा है। तो देखो बच्चों, अब ये लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन दिया था। भावेश के लिए तो कोई भी एक्सरसाइज छोड़ी नहीं जाएगी, पूरी एक्सरसाइज 3 तक चेकिंग होगी भावेश की। प्रैक्टिकल तो एक एक दिन चलता है यार, प्रैक्टिकल में क्या ही टाइम लगना है, 1-2 दिन प्रैक्टिकल चलेगा। तो अब देखो, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे जब आपने इंटीग्रेट किया था ना, जब आपको मान लो वी ओ माइनस वी क्यू चाहिए, तो आप इंटीग्रेट के लिए क्या करोगे, 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करोगे। देखो, जो हमने ये इंटीग्रेशन किया था, बी वी एल, और इसी को इंटीग्रेट किया था, तो जब हमें पूरा ओ से लेकर के क्यू तक का चाहिए, ओ से लेकर के क्यू तक का, यही स्टार्टिंग है अमन भाई। यहीं से स्टार्ट किया था, ये लास्ट टाइम होमवर्क दिया था ना। तो ये पूरा हमारा वी ओ माइनस वी क्यू आएगा। अगर हमें केवल ओ से पी तक का निकालना रहे, ओ से पी तक का निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, वी ओ माइनस वी पी। नहीं, इंटीग्रेशन में बस क्या करेंगे, 0 से L/2 तक का कर देंगे। वी ओ माइनस वी पी निकालना होगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
और अगर हमें बाय 2 भी होगा ना, या 8 आ जाएगा। ना ये फॉर्मूला ही आया है ना, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और अगर हमें वीपी माइनस वी क्यू करना होगा, अगर हमें वीपी माइनस वी क्यू करना होगा तो हम क्या करेंगे, पी से लेकर क्यू तक इंटीग्रेट करेंगे ना। तो लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, एल बाई 2 से लेकर के एल तक की। अब ये लिमिट डाल दो तो ये कितना हो जाएगा, बी ओमेगा 2 बाहर आ जाएगा, ये नीचे वाला 2 बाहर कर लेंगे, एक्स की जगह एक बार एल डालेंगे, फिर एक बार एल बाई 2 डालेंगे। तो ये आ जाएगा 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई निकालना है रोटेशन में, तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप फॉर्मूला लगा करके निकालो, तो आप हमेशा फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इनमें एक पॉइंट अपना ओरिजिन होना चाहिए। अगर एक पॉइंट सेंटर होना चाहिए जिसके अबाउट घूम रहा है, तो आप वहां पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो ना, वीपी माइनस वीओ निकालना है या वी क्यू माइनस वीओ ना। अगर एक पॉइंट ओरिजिन है, ये सेंटर है, इन दो के बीच में निकालना है तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, इन दो के बीच में निकालना है तो भी लगेगा। इन दो के बीच में लगाना है निकालना है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे वीपी माइनस वी क्यू नहीं निकलेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि जैसे आपको ओ पी क्यू, तो आप फॉर्मूला लगा करके वी ओ माइनस वीपी निकाल लो ना, हाफ बी ओमेगा। जब ओ से पी तक का निकाल दोगे तो एल बाई 2 रखेंगे फॉर्मूला, और जब हम ओ से क्यू तक का निकाल रहे होंगे तो हमारे फॉर्मूले में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, एल की वैल्यू एल रहेगी। अब ये दोनों आ गए, तो अगर आपको वीपी माइनस वी क्यू निकालना है तो इनको सब्ट्रैक्ट करके भी आप निकाल सकते हो ना। सेंटर के साथ जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, और अगर कोई और पॉइंट के साथ निकालना है तो पहले आप सेंटर के साथ दोनों पॉइंट का निकालो, फिर डिफरेंस ले लो। तो अगर हम इसमें इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ आ जाएगा 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। भावेश चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन अभी ज्यादा जजमेंटल ना हो। अभी आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हम सेंटर के साथ किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे।
नहीं, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी पॉइंट एंड सेंटर इज रिक्वायर्ड। नोट कर लो इसको। ये ऊपर का भी लिखना है। अमन, कुछ समझ आ रहा है क्या चल रहा है? स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? ये लास्ट टाइम ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, वो ट्राई करना था। बहुत छोटा हो जाएगा ज्यादा जूम आउट कराओगे तो। अरे मालिक, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम यार? अमन यार, फिर से वही समझवाओगे? अब ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, ये इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। अरे मैंने जल्दी स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम पास ही कर रहे थे यार हम लोग। पढ़ाया नहीं मैंने कुछ भी। रोटेशन वाला लास्ट क्वेश्चन जो कराया था, हाँ उसी का बदला ले रहा है ये, सही बात है भावेश। जल्दी स्टार्ट किया तो अब बदला निकाल रहा है ये। अबे अमन देखो, लास्ट टाइम हम लोग ने ये किया था ना कि अगर कोई रॉड रहता है, तुम लोग लिखो, मैं इसको एक बार फिर समझा दूंगा। अब ये पता नहीं बदला ले रहा है या क्या, समझा तो दे ही देता हूँ। एक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक डीएक्स लेंथ की रॉड लेते थे। ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी स्पीड कितनी आती थी? एक्स ओमेगा। सर्कुलर मोशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था v इक्वल टू आर ओमेगा, एक फॉर्मूला आया था। अमन, कुछ ऐसा याद है? अब यहाँ इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब अगर हमारे पास एक रॉड है डीएक्स लेंथ का जो कि एक्स ओमेगा स्पीड से जा रहा है, तो उसमें कितना ईएमएफ डेवलप हो जाएगा? बीवीएल फॉर्मूला लगा दो, बी वी एल, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे पूरा, यहां से डीएक्स लेना शुरू करोगे एल लेंथ तक, जीरो से एल तक। ये लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो ये पूरा फॉर्मूला आ जाता था। और इस बार हम लोग यहाँ पर जब जीरो से पी तक निकाल रहे हैं तो लिमिट जीरो से एल बाई टू रखेंगे। जब ओ से क्यू तक निकाल रहे हैं, ओ से क्यू, तो जीरो से एल तक लिमिट रखेंगे। पी से क्यू निकालेंगे तो एल बाई टू से एल तक लिमिट रखेंगे। हो गया नोट बच्चों? अब ये मजे ले रहा है कि अरे ये तो किया था, बहुत जल्दी याद आ गया इसको। अब देखो, अगर हम इसमें कोई रॉड ले जो कि ऐसे कोई अलग शेप की है, मान लो इसको यहाँ हिंज कर देते हैं। यहाँ हिंज किया है और इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। पूरी क्लास का टाइम वेस्ट किया यार इस समन ने।
इतनी देर बाद इसे याद आया कि ये तो किया हुआ था। इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट मान लो ए है, ओ से ए तक की डिस्टेंस कुछ एल है। तो इस रॉड में कितना ईएमएफ डेवलप होगा जब ये रोटेट कर रहा है, ये बताना है ना। ये रॉड जो है स्क्रीन के प्लेन में घूम रहा है और स्क्रीन के परपेंडिकुलर में बी है। सही है भावेश, गिरा गिरा के ही मारना चाहिए इसको। तो देखो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हो, आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर भी एक रॉड लगा दूं, अगर मैं रॉड लगा दूं तो पूरा ये जो लूप बनेगा, ये पूरा एक जो लूप बन रहा है, इसका क्या फ्लक्स चेंज होगा घूमने की वजह से। पूरे लूप के लिए अगर आप देखोगे तो फ्लक्स जो होगा बी इंटू ए होगा, जो कि चेंज नहीं होगा ना, हर जगह बी यूनिफॉर्म है। तो पूरे लूप में ईएमएफ डेवलप कितना आएगा, 0। तो पूरे लूप में अगर ईएमएफ डेवलप 0 है, तो इसको अगर हम दो पार्ट में सोचे, ओ से ए तक और ये कर्व पार्ट, तो इन दोनों का ईएमएफ मिलके 0 होना चाहिए ना। ओ से ए तक का हमने निकालना सीखा हुआ है, और इस वाले का पार्ट का मान लो कुछ, इसका मान लो E1 है, इसका E2 है। तो अगर हम लोग अब यहाँ से ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, घूम के ऐसे वापस आते हैं, तो पूरे लूप के लिए हमें पता है ये 0 ईएमएफ है पूरे लूप में ना। तो हम बोलेंगे इधर गए तो हमने +E1, फिर आगे गए -E2, मतलब अगर हमें E2 निकालना है तो हम E1 निकाल लेंगे ना। इसका मतलब है कि हमें E2 निकालना है तो हम E1 निकालेंगे। और E1 हम कैसे निकाल लेंगे, वो तो स्ट्रेट रॉड है, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाँ, तो मतलब रोटेशन के टाइम पर हाफ बी ओमेगा एल इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाएगा, और एक पॉइंट यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। ये समझ आ गया है बच्चों सभी को, जैसे वो स्ट्रेट रॉड में निकाला था ट्रांसलेशनल मोशन में, वैसे ही हम लोग रोटेशनल में भी कर लेंगे। E1 E2 की पोलैरिटी कैसे निकालेंगे, एक स्ट्रेट रॉड में कैसे निकालेंगे। चमन बता, एक स्ट्रेट रॉड में निकालने का कोई तरीका बताया है। कोई भी यहाँ अगर हम एक डीएक्स लेंथ का रॉड ले ले तो उसमें कैसे निकालेंगे, एक डीएक्स लेंथ का रॉड लोगे तो वो किधर जा रहा होगा, वो ऊपर को जा रहा होगा ना, अगर ऐसे घूम रहा है तो इधर को जा रहा होगा, यहाँ डीएक्स लेंथ का रॉड V क्रॉस B, तो उसमें थंब इधर को जा रहा है। एक डीएक्स लेंथ में जो आएगा वही पूरे रॉड में भी आएगा ना, और इसमें कैंसिल होना है। हाँ, इसमें कैंसिल होना है तो प्लस के सामने प्लस आना चाहिए ना, प्लस के साथ प्लस कनेक्टेड होना चाहिए। ये तो है, मैकेनिक्स तो हर जगह आ ही जाएगा। तो अब इस पे एक हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। सपोज हमने ये एल लेंथ के दो रॉड को ज्वाइन करके एक ऐसा एल, ऐसा एक शेप दिया हुआ है,
और इसको इस पॉइंट पे ऐसे घुमा रहे हैं यहाँ हिंज करके ओमेगा एंगुलर स्पीड से। इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट कुछ सी है। तो हमें बताना है फाइंड वी ओ माइनस वी ए, वी ओ माइनस वी सी, वी ए माइनस वी सी। करो बच्चों। हाँ सही है सही है। हमें अगर ओ और ए के बीच में निकालना है तो इनके बीच की इफेक्टिव लेंथ ले लेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे। पहले पार्ट के लिए वी ओ माइनस वी ए हाफ डी ओमेगा एल इफेक्टिव। ओ से ए तक का इफेक्टिव लेंथ कितना है, सीधे सीधे एल है ना, तो यही एल ले लेंगे। ओ वी ओ माइनस वी सी, यहाँ पे देखो आप अगर निकालोगे कोई भी एक रॉड का एक पॉइंट लेके निकालोगे तो V क्रॉस B हाईएस्ट पोटेंशियल वाला पॉइंट ये सेंटर वाला है ना, तो इसीलिए हर जगह VO माइनस VC कर रहे हैं। अगर इधर को घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे घुमाते तो उल्टा हो जाता। कोई भी एक पॉइंट लेके सोच लो ना, DE का डायरेक्शन देख लो, वही पूरे E का डायरेक्शन आएगा ना। तो VO माइनस VC के लिए हाफ डी ओमेगा एल इफेक्टिव, यहाँ एल इफेक्टिव कितना आ जा रहा है, √2L। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो उससे हमें VA माइनस VC आ जाएगा। तो आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो कंपोनेंट जितना आ रहा होगा वो कंपोनेंट ले लेंगे ना, तो वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही हो जाएगा वो। यहाँ पे आपको जो भी आप यहाँ से कोई ऐसे रॉड लोगे एक्स, कुछ मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे dx लिया और उसकी स्पीड निकालोगे, ऐसे जा रहा होगा, कंपोनेंट लेके हो जाएगा, तुम उतना टेंशन नहीं लोगे, तो बस ऐसे निकाल दो। तो ये हमें VA माइनस VC आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने मोशनल ईएमएफ देख लिया। मोशनल ईएमएफ में दो टाइप के हमने क्वेश्चन देखे, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से ईएमएफ और रोटेशनल मोशन की वजह से ईएमएफ। ट्रांसलेशनल मोशन में हमने देखा कि ईएमएफ आता है BVL, जहाँ पे L L इफेक्टिव होता है और BVL तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। रोटेशनल में हमने देख लिया कि थर्ड पार्ट के लिए आपको यहाँ पर आपको ऐसे सोच सकते हो ना, थर्ड पार्ट के लिए सब्ट्रैक्ट करके ही सोचो ना, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेट करके करने जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी।
अगर आपको इंटीग्रेट करके पूछना है तो क्लास में नहीं बताऊंगा भाई, वो अलग से पूछो, टाइम वेस्ट मत कराओ। रोटेशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ में हमने देख लिया कि सेंटर और कोई और पॉइंट के बीच के लिए ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं, कंबाइंड नहीं। अब इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं रोटेशनल ट्रांसलेशनल से रिलेटेड पे ही। ये आर रेसिस्टेंस है, ये पूरा स्मूथ एक कोई रेल रखा हुआ है, स्मूथ पटरी है ना रेल, और इस पे हमने एक रॉड रख दिया जिसकी लेंथ कुछ एल है, और इसको इधर को यू स्पीड दे दी, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। नहीं, इसको मैंने इधर को यू स्पीड दे दी, तो हमें बताना है इसकी स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये स्मूथ है ना, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सारा कुछ हो रहा है, हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। हमें बताना है इसका मास कुछ m है, लेंथ l है, r यहाँ पे रेसिस्टेंस है। फाइंड स्पीड ऑफ, ये कोई रॉड है l लेंथ की ना, स्पीड ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ट्राई करो बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया है? अबे क्वेश्चन भी बता दो, समझ आया क्या? यहाँ पे देखो, इस पूरे फ्रेम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह। ये तो श्रेयस तुम बताओगे मुझे कि क्यों वैरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर रॉड मूव करेगा, ये सब कंडक्टिंग फ्रेम है ना, कंडक्टिंग फ्रेम है, स्मूथ कंडक्टिंग रेल है ये। और ये बहुत लॉन्ग है ना, इस गिरने का कोई टेंशन नहीं है, और फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट मूव नहीं करने वाला, फ्रेम जो है वो फिक्स्ड है, केवल ये रॉड मूव कर रहा है उस पे। वी ही निकालना है सुमति, तुम वी में ही आंसर बता रही हो। वी ही निकालना है, फाइंड स्पीड ऑफ रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
कोई ये बता सकता है कि क्यों ये स्पीड वेरी करेगी? बच्चों को ये बताना चाहेगा स्पीड क्यों वेरी करेगी? हाँ, जब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट आएगा तो करंट जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वहां फोर्स लगता है ना। तो देखो जैसे ये इधर को चलेगा, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये इधर को चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ई के पावर माइनस में होना चाहिए सर, यू ना टाइम के साथ स्पीड कम होनी चाहिए। तो देखो जैसे ये चलेगा तुरंत यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लो कोई टाइम पे इसकी स्पीड v हो चुकी है, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हुआ होगा? v क्रॉस b करोगे तो पॉजिटिव प्लेट ऊपर को आ रही होगी और ऐसे कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो चुका होगा। तो इसका मतलब इस ईएमएफ की वजह से क्या होगा? ये बैटरी आ गई है, रेसिस्टेंस है, ये सर्किट कंप्लीट है ना। तो इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। करंट कितनी फ्लो होगी? अगर इस इंस्टेंट का ईएमएफ पता है तो रेसिस्टेंस पता है, तो इतनी करंट फ्लो हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रॉड में करंट फ्लो हो रही है तो क्या फोर्स लगेगा? एल क्रॉस बी, करंट के डायरेक्शन में एल लोगे, एल क्रॉस बी करोगे ना, तो फोर्स आपको पीछे को लगता दिखेगा। अब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? बी आई एल साइन थीटा। ना यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है और बी उसके परपेंडिकुलर है, तो एल और बी में कितना एंगल है? 90 का ना, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन पीछे को आ रहा है तो ये आना भी चाहिए ना। यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ है? ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ है बच्चों? क्योंकि ये ऐसे इधर को यू स्पीड से चला था, तो अगर ये इसके इधर चलने की वजह से ईएमएफ आ रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस क्या करना चाहेगा? इसको इधर जाने से रोकना चाहेगा ना। तो वो अपोज कब कर पाएगा? जब पीछे को फोर्स लगेगा। तो वही लगा है यहाँ पर फोर्स। ये आप सीधे भी सोच सकते थे कि आगे जा रहा है तो पीछे को फोर्स लगेगा। आई की वैल्यू डाल दोगे, तो अगर पीछे को इतना फोर्स लग रहा है और ये फोर्स क्या है? रिटार्डेशन का काम कर रहा है ना। यहाँ पे कितना रिटार्डेशन आएगा? फोर्स अपॉन में मास कर दोगे, नहीं इतना रिटार्डेशन आएगा। रिटार्डेशन को वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखोगे? माइनस डीवी बाई डी टी। ना ऐसे लिख दोगे ना। समझो ना, यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, इधर भी ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए ना। v कम होता जा रहा है तो dv निगेटिव है, आगे माइनस लगा है तो ये पूरा टर्म ये भी पॉजिटिव है। समझ आ रहा है बच्चों? ये पूरा टर्म प्लस में था, ये स्पीड है, ये v का मैग्नीट्यूड, ये l का मैग्नीट्यूड, ये सब पूरा टर्म पॉजिटिव था, तो ये भी प्लस में होना चाहिए। या सीधे सीधे बोल सकते हो, जब भी एक्सिलरेशन होता है तो a को लिखते हैं प्लस dv बाई dt,
और जब भी रिटार्डेशन होता है तो उस टाइम पे ए को लिखते हैं -dv/dt। ध्रुविल, कुछ समझ आया ये? तो अब हम लोगों को इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं ये कुछ थोड़ी देर के लिए के है ना, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो हमारा आ गया -dv/dt इक्वल टू के इंटू वी। अब हमें v निकालना है तो इंटीग्रेट कर लेंगे। के वहां पे कांस्टेंट है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 था तो स्पीड u थी, और जब टाइम t हुआ तब स्पीड कुछ v है, तो v हमें निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा ln v/u, यहाँ आ जाएगा -kt। ln इधर ले आएंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा u इंटू ई के पावर -kt ना। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड कम होती जा रही है। अगर हम v का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो टाइम 0 पे स्पीड u थी, और फिर वो एक्सपोनेंशियली कम होते होते टेंडिंग टू 0 हो रही है। समझ आया बच्चों? के मतलब ये वाली वैल्यू v²L² अपॉन mr। नोट करो। फोर्स का रीजन यार ये, अब यार ये लिखवाने वाली बात नहीं है सिद्धेश। करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतना तो अब तो तुम लोग पढ़ चुके हो कि करंट में के वजह से फोर्स लगेगा। नहीं नहीं, और श्रेयस लगातार देख रहे हो वेलोसिटी कम होती जा रही है, लास्ट में 0 हो जाएगी ना। 0 होने पे करंट 0 हो जाएगी और रॉड रुक जाएगा ना। जैसे रॉड रुकेगा तो बीवीएल ईएमएफ भी 0 हो जाएगा ना। करंट 0 हो जाएगी वैसे ही रॉड रुक जाएगी। चवन ऐसी चीजें नहीं लिखा सकता ना जो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें पता है कि अगर कोई अंडर ग्रेविटी हम कोई चीज को छोड़ेंगे तो वो नीचे गिरता है। ऐसे अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगता है। अब ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ये बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। काम की बातें ही लिखाएंगे। अपने शब्दों में लिख लीजिए। अगर इतना लगता है कि आपको जरूरत है इस चीज की तो अपने शब्दों में लिख लीजिए। अरे अमन, मराठी मध्ये टाका, शब्द कम नहीं पड़ेंगे। देखो बच्चों, ये हुआ क्या क्या है वो समझ आया है ना। जैसे ये आगे को चलना शुरू होगा, जैसे ये आगे को चलना शुरू होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो तुरंत क्या होगा, इसको रोकने के लिए पीछे को फोर्स लगना है। क्योंकि इंड्यूस करंट का काम ही क्या है कि जो जो रीजन है उसको अपोज करना है ना, पीछे को फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी ना। और कोई भी टाइम पे अगर वेलोसिटी v है तो उस टाइम का आप ईएमएफ इंड्यूस लिख सकते हो बीवीएल
और BVL अपॉन R करोगे तो I आ जाएगा। करंट पता है तो आप फोर्स लिख सकते हो। तो अगर ये पीछे को लगने वाला फोर्स पता है आपको, तो आप A लिखो और A को dV/dt लिख के आगे सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों, बाकी तो आगे कैलकुलेशन है। बस आपने एक बार A को लिख दिया dV/dt, V एज A एज अ फंक्शन ऑफ V आ गया है। आगे जो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वेरिएबल एक्सीलरेशन, बस वही लगा देंगे। चलें आगे, अगला क्वेश्चन करें। जल्दी जल्दी लिखो। अब देखो इसी सेम क्वेश्चन में मैंने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। पिछली बार मैंने क्या किया था, यहाँ पे रॉड को स्पीड दे दी थी ना, ये फिक्स्ड स्मूथ रेल है, यहाँ का रेसिस्टेंस R है, ये L लेंथ की M मास का रॉड है। इस बार ये अभी रेस्ट पे रखा है, ये अभी रेस्ट पे रखा हुआ है ना, और इस बार हमने इसको एक कांस्टेंट फोर्स से खींचना शुरू कर दिया इधर को, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हमें बताना है इसका V, रॉड का V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। F यहाँ पे कांस्टेंट है, टाइम जीरो पे इनिशियल स्पीड जीरो है। अगर इसके इधर जाने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करना चाहेगा? आपको क्लियर ही है कि मैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो फोर्स आएगा रोकेगा, पीछे को लगेगा। तो इस बार दो फोर्स है, एक आगे को एक पीछे को, तो उनका नेट निकालो, नेट आ जाएगा तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो ए को dV/dt लिख के सॉल्व करो। हाँ चलेगा, के कुछ मान लेना, उसको अलग से लिख लो, के टर्म में बता दो।
सॉल्व करूं? सॉल्व किया जाए बच्चों? चलो अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जब आप इधर को फोर्स लगाओगे तो ये चलना शुरू होगा और पीछे को फोर्स लगेगा, लेकिन शुरू में अभी इसकी स्पीड बहुत कम होगी ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बहुत कम होगा, करंट बहुत कम होगी, तो पीछे को फोर्स भी कम होगा ना। शुरू में इसकी स्पीड बहुत कम होगी, तो नेट फोर्स अभी आगे को होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड बढ़ती जा रही होगी। मान लो कोई टाइम पे स्पीड बढ़ते बढ़ते वी हो चुकी है और उस टाइम पे इस पे पीछे को फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कुछ एफ एम है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आप निकालोगे। अगर स्पीड वी है तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो चुका होगा, बी वी एल, ये ईएमएफ इंड्यूस हो चुका होगा। डायरेक्शन किधर होगा, इधर को v से जा रहा है, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, तो v क्रॉस v ऊपर को थंब आ रहा होगा ना। आप खुद से करके देख लो, अगर आपको समझ नहीं आया मेरे करने से, तो आप इधर को जिधर जा रहा है उधर v करो, फिंगर रखो और इनटू द प्लेन कर्ल करो, तो थंब ऊपर जा रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो होगी। अब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस रॉड में, तो फोर्स किधर को लगेगा, करंट, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एल क्रॉस बी, जिधर करंट है उधर को फिंगर रखो, एल और इनटू द प्लेन बी करो, एल क्रॉस बी, फोर्स पीछे को लग रहा है ना, वही लगाया हुआ है मैंने। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, बी आई एल है, एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, साइन थीटा 1 हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन में रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग या तो यहाँ पे कुछ के इंटू वी लिख देते हैं ना, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको कुछ के इंटू वी लिख दिया, ये वाला टर्म हमारा के है। अब कोई भी टाइम पे अब इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ, आगे को एफ लग रहा है, पीछे को एफ एम लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ माइनस एफ एम, रॉड पे आगे को एफ, पीछे को एफ एम, और ये मान लो ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ माइनस एफ एम इक्वल टू एम इंटू ए। शुरू में ये फोर्स ज्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा ना, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जा रहा है, और एक टाइम क्या होगा, जब ये बढ़ते बढ़ते दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब इक्वल होंगे तो फर्दर स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा ना। तो अभी हमने मान लिया कोई इंस्टेंट के लिए लिखा हुआ है, ए को लिख दोगे डीवी बाई डी टी। बच्चों समझ आ रहा है ना, बाउंस नहीं हो रहा है।
बच्चों आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यार, ये पता नहीं फ्लक्चुएट हुआ था एक बार इंटरनेट। आईसी गया मेरा, इसका भी आईसी लग रहा है गया। मोटा खर्चा आएगा अब तो, आईसी गया। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ आया ना सबको? बाउंस तो नहीं हुआ यहाँ तक? अब आगे का काम तो आपको करना आता ही है ना। ए यहाँ पे फंक्शन ऑफ वी आ गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। आगे हमें क्या करना है वो हम कर सकते हैं ना। वी वाले टर्म एक साइड कर लो, तो यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन में एम, इक्वल टू इधर आ जाएगा डी वी अपॉन में एफ माइनस के इंटू वी। टाइम जीरो पे स्पीड जीरो थी, कोई टाइम टी पर स्पीड कुछ भी हो चुकी है। इधर आ जाएगा टी बाई एम, इधर हो जाएगा एल एन एफ माइनस के वी, और v का जो कॉप्सेंट है उससे डिवाइड कर देंगे। लिमिट डाल देंगे जीरो से v। माइनस के को उधर कर दो तो माइनस के बाई एम इंटू टी इक्वल टू एल एन एफ माइनस के वी माइनस एल एन एफ। लिमिट डाल दिया ये। अब इसको एल एन को इधर कर लेते हैं, तो ई के पावर माइनस के टी बाई एम इक्वल टू एफ माइनस के वी बाई एफ। एफ को इधर करो, ये आ जाएगा। एम कहाँ रह गया? अच्छा, अच्छा उधर गया, ठीक है। तो इधर हो गया ई के पावर माइनस के टी बाई एम टू एफ माइनस के वी। वी हमें चाहिए तो के वी एक साइड कर लो, ये आ जाएगा, ऐसे आ गया। तो वी हमारा आ गया एफ बाई के। तो इससे देखो क्या पता चल रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये जीरो हो जाएगा। तो लॉन्ग टाइम बाद स्पीड क्या होगी? एफ बाई के। के मतलब कितना था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। अरे जो डिवाइड करना था कर दिया था भाई, देख ना यहाँ कर दिया था ना डिवाइड, ये करके डिवाइड इधर कर दिया था। लक्षा ठेवा भावेश। समझ आ रहा है कि नहीं बच्चों? क्या क्या किया मैंने, समझ आया? तो जब टाइम इनफाइनाइट पहुंचेगा तब स्पीड कितनी आएगी? एफ बाई के। के मतलब कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। तो अगर वी का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा? फाइनल स्पीड कितनी आएगी? एफ बाई के। और वो कब पहुंचेगी? आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद। आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद जा करके एफ बाई के को अप्रोच हो पाएगा। इंक्रीजिंग बाद में कांस्टेंट। ये बात समझ आई बच्चों? यहाँ तक क्या क्या किया मैंने?
थोड़े देखो लेंदी लेंदी क्वेश्चन है ये सर, कैलकुलेशन काफी है इसमें, बट कॉन्सेप्ट देखो यहीं तक था, ये लिखने के बाद आगे तो कैलकुलेशन है भाई। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? अब ध्रुवील इसी को अच्छे से कर लेना एक बार खुद से, तो और क्लियर हो जाएगा ना। टाइम नहीं है अपने पास इतना कि एक ही टाइप की चीजें करते रहें। अब देखो यहाँ पे हमें फाइनल स्पीड भी पूछी गई थी ना, सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया था कि उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। तो फाइनल स्पीड क्या होगी आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद, एफ बाई के। के मतलब बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में आर है, ये इसकी फाइनल स्पीड हो जाएगी। अब देखो इन केस अगर आपको कभी केवल फाइनल स्पीड पूछी जाए, ये कोई टाइम टी पे ना पूछी जाए, तो डायरेक्ट क्या हम फाइनल स्पीड लिख सकते हैं? अगर हमें केवल क्वेश्चन में फाइनल स्पीड बताना रहता तो हम क्या करते हैं? फाइनल स्पीड मतलब जब फोर्स जीरो हो जाएगा ना, या तो यहाँ जीरो डाल दो, नहीं ये बढ़ता जा रहा है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फाइनल स्पीड आ जाएगी। हाँ, एफ एम और एफ को इक्वेट कर दो। फाइनल स्पीड के टाइम पे ए जीरो हो चुका होगा, एफ बराबर एफ एम हो चुका होगा। अबे देखो एक रॉड को तुम इधर को खींचना शुरू किए, जितना खींचते जा रहे हो स्पीड बढ़ती जा रही है, उतना पीछे वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है। और जब ये फोर्स बढ़ते बढ़ते इसके इक्वल हो गया, तब स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा ना। स्पीड बढ़ते बढ़ते जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब स्पीड का बढ़ना बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक और कॉन्सेप्ट आप लगा सकते थे फाइनल स्पीड के लिए। अगर हम इसको एफ फोर्स से खींच रहे हैं, जो भी एक्सटर्नल एजेंट इसको खींच रहा है वो इसको क्या कर रहा है, इसको पर सेकेंड एनर्जी सप्लाई कर रहा है ना। कितना एनर्जी पर सेकेंड सप्लाई करता है एफ डॉट वी? अगर कोई इंस्टेंट पे वेलोसिटी वी है तो उसको पर सेकेंड कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही है, वी। और अगर इसकी स्पीड बढ़ना बंद हो चुकी है तो जितनी एनर्जी पर सेकेंड मिल रही होगी वो सब क्या हो जानी चाहिए, पर सेकेंड जितनी भी एनर्जी इसको मिल रही है वो पर सेकेंड एनर्जी यहाँ वेस्ट भी हो जानी चाहिए। वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे पर सेकेंड आई स्क्वायर आर हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो रही है। जब मैक्सिमम स्पीड पे आ जाएगा तो जितना मिलेगा सब वेस्ट हो जाएगा। समझो बच्चों, हम लोग एनर्जी के टर्म में सोच रहे हैं, फोर्स के टर्म में नहीं। जब फाइनल स्पीड पे आ जाएंगे, जब वी हमारा फाइनल हो जाएगा तब की बात कर रहा हूँ श्रेयस। जब फाइनल हो जाएगा तब अगर काइनेटिक एनर्जी बचेगी तो और स्पीड बढ़ेगी ना। फाइनल की बात कर रहा हूँ, पार्ट टू केवल कर रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम पे आप लगा सकते हो एफ डॉट वी, जितनी एनर्जी मिल रही है वो सब आई स्क्वायर आर हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रही है। इनकी वैल्यू डाल दो। करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, बी वी एल अपॉन में आर, वी से वी कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है सारी की सारी, फाइनल आने के बाद हीट में कन्वर्ट हो रही है, सॉरी हीट।
कुछ समझ आया बच्चों मैंने क्या किया? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मुझे पूछा गया टर्मिनल स्पीड बताओ, टर्मिनल स्पीड, फाइनल स्पीड बताओ, तो फाइनल स्पीड के टाइम पे इसको जितनी एनर्जी मिलेगी इस पूरे सिस्टम को, वो उतनी लॉस भी हो जानी चाहिए ना। ये पूरे सिस्टम को जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए उतनी लॉस भी होनी चाहिए। मिलेगी कहां से? ये जो फोर्स लगा के आप खींच रहे हो, एक्सटर्नल एजेंट इसको एनर्जी दे रहा है ना। और वो एनर्जी क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट के फॉर्म में लॉस होता जा रहा है। लॉस यहीं पर हो रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई एनर्जी लॉस होता है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का बस काम है कि जो यहाँ से काइनेटिक आ रही होगी उसको कन्वर्ट करके करंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब करंट की वजह से यहाँ हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। तो पर सेकेंड इसको कितनी एनर्जी मिल रही है? एफ डॉट बी, पावर का फॉर्मूला याद है बच्चों? एफ डॉट बी मतलब पर सेकेंड इतनी एनर्जी ये फोर्स सप्लाई कर रहा है। अब इतनी एनर्जी अगर सप्लाई हो रही है तो इतनी लॉस भी होनी चाहिए। और लॉस कैसे होगी? अगर करंट आई फ्लो रही है, रेसिस्टेंस आ रहा है, तो इतनी लॉस होनी चाहिए। तो दोनों इक्वल होंगे तभी वी का बढ़ना बंद हो चुका होगा। नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। हाँ, इसमें बस मेथड ध्यान रखना है, आंसर नहीं ध्यान रखना है। आपको बस मेथड ध्यान रखना है कि ऐसे हम इक्वेशन लिखते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। बाकी सब वही मैकेनिक्स है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है। बस फोर्स लिखना कैसे, वो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके ध्यान रखो। यहाँ पे भावेश, फाइनल स्पीड निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो फोर्स बैलेंस कर दो, ए जीरो कर दो, एफ और एफ एम की वैल्यू डाल दो, हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है, एनर्जी इक्वेट कर दो, जितनी आ रही है उतनी लॉस हो रही है। फाइनल स्पीड लिखने के दो तरीके हैं। आगे चलें बच्चों। तो अब इस टाइप के और क्वेश्चन रहेंगे, वो अब कर लेना। होमवर्क दूंगा, फिर डाउट वगैरह हम लोग कर लेंगे डिस्कस।
अब हम लोग आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो क्या है। जैसे देखो आपने ये देखा कि अगर हम एक रॉड लेते हैं और उसको अगर हम मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ था, इसका क्या रीजन समझ आया ईएमएफ इंड्यूस होने का? ईएमएफ इंड्यूस होने का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। वेरी गुड भावेश। नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा ना, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। तो V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव चार्ज थे तो वो सब नीचे गए, तो इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। नीचे के एंड पे निगेटिव हुआ तो ऊपर के एंड पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उधर पॉजिटिव चार्ज हुआ। हमने बोला कि इसमें बैट ईएमएफ आ गया और ईएमएफ की वैल्यू हो गई BVL। बस इलेक्ट्रॉन मूव किए इसलिए यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो पाया। लेकिन अगर यहीं पर मैं एक ऐसा रिंग ले लूं और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, रिंग रखा हुआ है और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो होने लग जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्यों ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस बार क्या रीजन था? सब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह शुरू में रेस्ट पे थे, कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी। रैंडम मोशन मतलब उसको रेस्ट ही मानोगे, हर एक इलेक्ट्रॉन अभी अंदर अपनी जगह रेस्ट पे था। तो अब ऐसा क्या हुआ कि वो चलने लग गए? पिछली बार तो जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चला था तो फोर्स लगा था। फोर्स कैसे लगा? क्या एक मैग्नेटिक फील्ड कोई यहाँ चार्ज रेस्ट पे रखा है उस पर फोर्स लगा सकता है? अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट पे थे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रेस्ट में और रहने वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा सकते हैं? देखो हमें एक चीज ये पता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो v स्पीड से चल रहा है तभी उस पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा। अगर वो रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तो उस पर फोर्स नहीं आएगा। तो यहाँ तो अभी कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, केवल मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हाँ वो तो मैं तुम लोग की बात समझ गया कि भाई फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करने के लिए करंट फ्लो होगा, वो सब ठीक है, लेकिन होगा क्यों? मैकेनिकल लेवल पे इलेक्ट्रॉन चलेगा क्यों? उसको कोई फोर्स चाहिए ना। करंट फ्लो हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन चला, तो इलेक्ट्रॉन चला तो कैसे चला? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे थे, शुरू में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे थे, उनपे तो बी तो फोर्स लगा नहीं सकता, तो फिर कैसे चल दिया इलेक्ट्रॉन? ये तो पक्का है कि करंट फ्लो होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट आएगी। इंड्यूस करंट आई मतलब इलेक्ट्रॉन चलने लग गए, तो कहां से फोर्स आया? बी का तो फोर्स हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शुरू में रेस्ट पे है तो बी तो फोर्स लगा ही नहीं सकता। और एक बार के लिए कोई अगर सोच रहा है कि मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो बी का फोर्स किधर लगेगा? इधर को, सेंटर की तरफ। समझो ना, वो इधर तो नहीं चला सकता ना, इधर को फोर्स लग रहा है, इधर करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर कैसे चल रहा है? तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर अब हमारा एक नया कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। ये नया कॉन्सेप्ट क्या है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, टाइम के साथ चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। अभी तक आपने पढ़ा था कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकती है।
लेकिन वो क्या होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे टाइम के साथ जब चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रहा है, वो इनको फोर्स लगा के चलाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में समझने जा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, किस टाइप का होता है, कैसे डायरेक्शन वगैरह निकालेंगे, ये सब चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तो चार्ज का यूज करके, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। बस वो होनी क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ टाइम होनी चाहिए, टाइम के साथ चेंज होनी चाहिए, तो वहां पर ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये आगे हम लोग समझेंगे, बट अभी आपको याद रखना है, वो कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो क्रिएट होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये अभी मैं समझाता हूँ। नोट कर लो। ये फोर्स यहाँ वाला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, आपको क्लियर है? शुरू में करंट नहीं फ्लो हो रही है, फिर आपने टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो करंट फ्लो होने लग गई। करंट इधर को फ्लो होने लग गई। अगर बी बढ़ रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगी ताकि वो बी को कम कर सके। तो इलेक्ट्रॉन क्यों चले ना, इस चीज का हमें आंसर खोजना था। तो इलेक्ट्रॉन क्यों चले, इस चीज का आंसर हमें क्या मिला कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हुई तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टेशनरी चार्ज पे भी फोर्स लगा के उसे चला सकता है ना। चार्ज को, स्टेशनरी चार्ज को केवल कौन चला सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो केवल मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगा सकता है। तो यहाँ पर अगर टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आई है तो इसका मतलब क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया है यहाँ पर, क्योंकि शुरू में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे थे। रैंडम मोशन वाला वो आप काउंट नहीं करो ना, रैंडम मोशन वाला तो नेट इफेक्ट जीरो रहेगा ना। करंट के लिए तो आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट चाहिए, तो वो इफेक्ट जब सब पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी हो पाएगा। आप बी पे फोर्स लगेगा, लेकिन कोई पे किस डायरेक्शन में लगेगा, कोई पे किस डायरेक्शन में, उसकी वजह से करंट नहीं फ्लो हो पाएगी ना। उसके वजह से करंट नहीं फ्लो हो पाएगी, सब पे रैंडम अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा। करंट फ्लो कराने के लिए सब पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तब सब उधर को जाना शुरू होगा। अब देखो यहाँ पे जो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन उसमें भी हमें लिमिटेड केस पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा कुछ अभी इसमें सिलेबस का पार्ट है, हमें केवल यहाँ पे इतना पढ़ना है कि अगर कहीं पे मान लो सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कहीं मान लो इस सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द प्लेन,
केवल इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका रेडियस कुछ कैपिटल आर है, तो इसके अंदर ये समझो ना, सिलेंड्रिकल रीजन में ना अंदर को मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो हमें इसके अंदर कोई पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना है, और बाहर कोई पॉइंट होगा तो वहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना है। दो केसेस ही देखने हैं, और वो कैसा डायरेक्शन वाइज होता है ये देखना है। ठीक है बच्चों, हमें बस इतना ही पढ़ना है ना, इसमें लिमिटेड ही पढ़ना है, हमें बहुत ज्यादा डिटेल इसका नहीं पढ़ना है। तो अब देखो यहां पर अगर आप अंदर किसी पॉइंट पर देखो, जैसे मान लो अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ ई देखने जा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। मान लो एक सिलेंड्रिकल रीजन है, और इस सिलेंड्रिकल रीजन में आपने एक कोई रिंग रख दिया है। एक मिनट रुक जाओ, मैं यार सोच लूं ना कि कौन सा तरीका सही रहेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमें इस सिलेंड्रिकल रीजन में हमने कोई आर रेडियस का एक ऐसे रिंग रख दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल आर रीजन में है। इस कैपिटल आर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब क्या होगा, इस लूप से, इस लूप का मान लो कुछ जो ये रिंग है ना, ये रिंग हमने लिया है, और रिंग का रेसिस्टेंस कुछ हमने मान लिया है आर नॉट है। ये सबको क्लियर है ना? कहीं पेज पे इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ना, सिलेंड्रिकल रीजन में, सिलेंड्रिकल रीजन में जा रहा है ना, हम सामने से देख रहे हैं तो हमें ऐसे सर्कल दिख रहा है ना, हमें सर्कल दिख रहा है, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और उसमें हमने एक छोटा सा रिंग रख दिया है ना, हमने यहाँ छोटा रिंग रख दिया। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि इससे कितना फ्लक्स जा रहा होगा। बी हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बी फंक्शन ऑफ टाइम। तो फ्लक्स कितना जा रहा होगा यहाँ पर? नहीं नहीं, ये रिंग हमने रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मान लो रखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा उसका एरिया इंटू बी। बी यहाँ पे फंक्शन ऑफ टाइम है ना, अभी ऐसे ही लिखता है ऐसे। तो अब अगर पूछा जाए कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे? पाई आर स्क्वायर बाहर कर दोगे इंटू डीवी बाई डी, ना इतना यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस है वो क्या कर रहा है, इस पूरे पार्ट में करंट फ्लो कराएगा ना, अगर सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो करा रहा हो। अब देखो, ये जो रिंग में ईएमएफ इंड्यूस है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या लिख सकते हो? आपने ये देखो पढ़ा हुआ है कि कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर ना, ये पढ़ा हुआ है ना। और ये कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो इसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ये पूरे रिंग के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पूरे रिंग के लिए। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज, पहले मुझे एक चीज और सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये रिंग के हर पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा?
देखो ये सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ जो भी ई आना चाहिए हर तरफ से सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही टाइप का पॉसिबल है रिंग पे। अब 2 मिनट पेशेंस से सुनना, थोड़ी देर पेशेंस रखना पड़ेगा सबको, ये वाली चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती हैं, तो हम लोग आराम आराम से समझेंगे, अभी हो जाएगा। तो देखो ये ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज हो रहा है ऑल डायरेक्शन में सिलेंड्रिकल रीजन में, अरे यार ये हैंग हो, 1 मिनट यार, ये हैंग हो गया क्या? अरे यार कब सही होगा? टैब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, लैपटॉप पे ही पढ़ा रहा हूँ, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें, डीसेलेक्ट ही नहीं कर रहा है। अब हुआ शायद, नहीं हुआ। अरे यार एक तो डिफिकल्ट चीजें पढ़ानी है, ऊपर से ये अलग नाटक चल रहे हैं, क्या करे कोई। लिख ही नहीं पा रहा हूँ, देखो ये क्या चल रहा है, पेन ही नहीं सेलेक्ट हो रहा। हुआ हुआ, हो ही नहीं रहा यार। यार एक बार इसको क्लोज करके फिर से ओपन करता हूँ ना। हो गया हो गया। तो देखो बच्चों अब इसमें, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो वो किस टाइप का आना चाहिए? क्या मैं बोल दूं ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे? ऐसे चलेगा क्या, ऐसे बोल दूं तो? नहीं बोल सकता ना, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड तो सिमेट्रिकल है ना, तो इसी लाइन के साइड में क्यों आएगा, इधर वाले के साइड में क्यों नहीं आएगा, इधर वाले के साइड में क्यों नहीं आएगा, इधर को ही क्यों आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं हो सकता ना, सात सात चार और चारों तरफ को देखते हुए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाना है, कोई के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है ना, ऑल डायरेक्शन में सिमेट्रिकल चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑल डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिमेट्रिकल आना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो तुम ही बताओ श्रेयस, मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ, ऐसे बना दूं तो चलेगा क्या? यहाँ अगर पूरे में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इधर कोई क्यों आएगा, मुझे ये बताओ।
इस पूरे रीजन में सेम टाइप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही टाइप का पॉसिबल है, एक तो वो ऐसे रेडियली हर तरफ को निकले, तो कोई भी डायरेक्ट कोई भी साइड से सेम दिखेगा, क्योंकि सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है सिलेंड्रिकल रीजन में, तो ऑल डायरेक्शन में चीजें सेम होनी चाहिए। श्रेयस तू समझ पा रहा है सिमेट्रिकल क्यों जो तूने पूछा उसका आंसर? और एक दूसरा ये हो सकता है कि ऐसे सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो भी ऑल डायरेक्शन से सिमेट्रिकल रहेगा, है कि नहीं? अब देखो अगर शुरू में यहाँ इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे थे और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियल आएगा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो पाएगी? करंट फ्लो कराने के लिए फोर्स इधर को चाहिए ना, फोर्स इधर लगेगा तभी ना इलेक्ट्रॉन रेस्ट से चलना शुरू करेंगे। शुरू में सब रेस्ट पे थे। समझो बच्चों, यहाँ पर ये वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वाला केस होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर रेडियल लगेगा तो वो ऐसे कैसे चल पाएंगे, ऐसे करंट कैसे फ्लो हो पाएगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सर्कल में आएगा तभी ना हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे ऐसे फोर्स लगेगा, वो चलने लग जाएगा। समझो, क्योंकि देखो ये एक सिलेंड्रिकल रीजन में इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ना, आप केवल इसको सामने से देख रहे हो ना, इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो यहाँ हर जगह ई जो आना चाहिए, चाहे इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, सेम इफेक्ट देखना चाहिए। तो ऐसा एक पॉसिबल था, एक ऐसा पॉसिबल था, ये हो नहीं सकता, तो यही एक पॉसिबल है फिर। तो अभी हम लोग ये समझ चुके हैं कि सिलेंड्रिकल रीजन में जब भी कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सर्कुलर लाइंस आती है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो सर्कुलर लाइंस आती है, और उनकी वैल्यू कितनी होगी हम वो निकाल रहे हैं ना। कहीं पे भी अगर मान लो स्क्रीन के परपेंडिकुलर सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इन टू द प्लेन, पूरे में ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो ऐसे सारी की सारी सर्कुलर आएंगी। अरे यार ये मेरा टैब ये भी पागल हो गया, भी कर रहा है। पता नहीं यार, इसको भी गिरा गिरा के ही पीटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आ रही हैं। क्या हो गया इसको? एक तो इस चीज को समझाना डिफिकल्ट काम है, ऊपर से ये अलग दिक्कतें जिंदगी में शुरू हो गई। तो यहाँ पे देखो ऐसे सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी ना, ये सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे हर जगह आ जाती हैं। अब जहां पे आप ऐसे लूप रखोगे, रिंग रखोगे, वहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। लाइंस यहाँ हर जगह ऐसे आ जाती है, जहां पे रिंग रखा रहेगा बस वहां पे करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा।
तो बी जब चेंज होता है तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल चार्ज वाले से अलग टाइप है, समझो। देखो आपने ये पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं, तो यहाँ पे देखो कोई पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, तो कैसे यहाँ से ओरिजिनेट हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो कोई ओरिजिन वाला पॉइंट ही नहीं है, सर्कल में चल रहा है, कहीं से भी ओरिजिन हुआ ही नहीं है, क्योंकि चार्ज तो कहीं है ही नहीं है, न तो कहीं ओरिजिनेट होना है ना ही कहीं टर्मिनेट होना है, समझो बच्चों। जब हमारा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है तो वो प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस पे आके टर्मिनेट होता है। लेकिन जब बी की वजह से आता है तो वो ना तो कहीं से स्टार्ट होता है ना कहीं टर्मिनेट होता है, वो सर्कल में चलता है, क्योंकि कोई एक जगह से अगर आप स्टार्ट कराओगे तो वहां प्लस चार्ज होना चाहिए, कहीं टर्मिनेट कराओगे तो वहां माइनस होना चाहिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है ना स्टार्टिंग पॉइंट, ना कोई चार्ज तो रखा ही नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो ऐसे सर्कुलर लाइंस होती हैं। अब हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखो ये देखा था, अब ये वाला पार्ट हम लोग आगे करते हैं ना। कॉपी पेस्ट से दिक्कत आ रही है यार इसमें। किसने कुछ तो बता रहे थे क्या दबाने से सही हो जाएगा, कौन सा की बता रहे थे तुम लोग, फिर सेम दिक्कत आ गई। ऑल टैब 4, ये तो तुम लोग अलग ही बताते हो यार। तो देखो बच्चों यहाँ पर, अरे यार अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, ऑल टैब 4 तो मुझे ही पता था बंद करने के लिए होता है, ये क्या करें यार, अभी पढ़ाने पे दिमाग है सारा। तो देखो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई होगी सर्कल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर करंट फ्लो होगी उधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आएगा ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर बी मान लो हमारा टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, अगर बी टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए, इन टू द प्लेन वाला अगर बी बढ़ रहा है तो करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज ना, बाहर को करंट आनी चाहिए, बी बाहर को आना चाहिए। तो अगर करंट बाहर को जाएगा तो इसका मतलब जिधर को करंट होता है उधर कोई ई का भी डायरेक्शन आता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे को लगेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे और करंट ऐसे फ्लो होगी। तो अब ये जो ई के टर्म में अगर मैं पूरा पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ई डॉट डी आर पूरे लूप के लिए लगाऊंगा ना, पूरे लूप के लिए ई डॉट डी आर लगाऊंगा तो पूरे लूप का ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और पूरे लूप के लिए ई और डी आर का डायरेक्शन सेम होगा ना, हर जगह ई डॉट डी आर ऐसे करूंगा, तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा, ई डी आर, और इसमें ई हर आर डिस्टेंस पे सेम है ना,
अभी केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करो भावेश, वो निगेटिव साइन जो होता है डायरेक्शन के लिए होता है, निगेटिव साइन हम लोग डायरेक्शन अलग से देख लेंगे। इसको लिख लेंगे E इंटू 2πr, पाई पाई कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा E इक्वल टू R, 2 नहीं कटेगा, सॉरी ये 2 नहीं कटेगा, कुछ भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। हाँ ये डेरिवेशन है, R/2 dV/d। हमने देखो अभी जहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये अभी हमारा जो R था लेस देन इक्वल टू कैपिटल R है, तो वहां पे हमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई R/2 dV/dt। मतलब अंदर के साइड में क्या हो रहा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, R बढ़ेगा तो E भी बढ़ता जाएगा, सेंटर से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा वहां पे E की वैल्यू बढ़ रही और रहेगा सर्कुलर। फिर सेकेंड केस ऐसे ही आप खुद से सोचो, केस 2 जब R की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगी, अगर आपको बाहर कहीं निकालना है, आवेश पेशेंस इन टू द पुलेन, यहाँ पे बी है R रीजन में, और हमें कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पे हमें निकालना है E की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, एक R रेडियस का यहाँ पे ऐसे लूप बना लो, तो इस R रेडियस के लूप से कोई फ्लक्स जाएगा क्या, जो इतने पार्ट का फ्लक्स होगा वो भी तो इसी का पार्ट का माना जाएगा, इस पूरे पार्ट के अंदर ही है ना ये, तो यहाँ का फ्लक्स बराबर होगा इस पूरे लूप के फ्लक्स के ना। तो इस बार लूप का फ्लक्स कितना बोलोगे, बी इंटू पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर, इतने पार्ट से जितना फ्लक्स जा रहा है, क्योंकि बी तो इतने पार्ट में है ना, यहाँ बी है ही नहीं है, बाहर बी नहीं है, तो यही फ्लक्स पूरे इस पूरे लूप का फ्लक्स है। और हमें इसमें ईएमएफ इंड्यूस चाहिए, तो इसी में डिफरेंशिएट करके इसको ऐसे लिख देंगे। फिर ई को हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 2πr ना, अगर ये R डिस्टेंस है तो E इंटू हर जगह E इंटू 2 dr करेंगे ना, E इंटू dr क्या हो जाएगा, E इंटू 2πr। पाई पाई कट जाएगा तो E इक्वल टू आ जाएगा R²/2r इंटू dV/d। तो बाहर के लिए E का ये फॉर्मूला हो गया ना, अब बाहर के साइड में E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, कैपिटल R तो फिक्स है ना, R जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है E कम होता जा रहा है। तो अगर हम लोग E का R के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, E के मैग्नीट्यूड का R के साथ ग्राफ ड्रॉ करें, तो क्या हो रहा है, जब तक आप कैपिटल R तक नहीं जा रहे हो तब तक रेडियली बढ़ रहा है ना, और फिर उसके बाद 1/r के अकॉर्डिंग कम हो रहा है। कैपिटल R पे आप कितना बोलोगे, R/2 इंटू dV/d, चाहे वो अंदर वाले फॉर्मूले से निकाल लो या बाहर वाले से, दोनों से यही आएगा ना। यहाँ पे आप चाहे तो कैपिटल R लिख दो, उससे भी आ जाएगा, या फिर इस वाले फॉर्मूले में कैपिटल R लिख दो, दोनों सेम आ जाएगा ना। कुछ समझ आया बच्चों? अब थोड़ी देर लिखने के चक्कर में मत पड़ना, मुझे समझा लेने दो, पीडीएफ से लिख लेना।
वेरी गुड ध्रुविल, मेरे को पूरी तुमसे यही उम्मीद थी। तो देखो हमने ये समझ लिया, अब जो हमने समझा उसको मैं एक जगह समराइज कर दूं। और ध्रुविल अब तुम ये समझ लो बस ना, बाद में जो काम की बात है डेरिवेशन में ज्यादा ध्यान ना दो। हमने देखो ये पता है कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं जाके टर्मिनेट होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो वो ना तो कहीं स्टार्ट होती है ना कहीं टर्मिनेट होती है, मतलब सर्कल में चलती है ना। और आपने देखो ये पढ़ा होगा नॉन कंजर्वेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उन, या नॉन कंजर्वेटिव वाला पॉइंट अभी रुक जाओ, वो यहाँ पे बस सर्कल में चलते इतना समझ लो। और सिलेंड्रिकल रीजन के लिए हम लोग फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। सिलेंड्रिकल रीजन के लिए हम क्या फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर कैपिटल आर रीजन के सिलेंड्रिकल पार्ट रीजन में कैपिटल आर रेडियस के सिलेंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और वो अंदर के साइड में R/2 dB/dt होगा और बाहर के साइड में E = R²/2R × dB/dt होगा। ठीक है ना। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो डायरेक्शन ध्यान रखना है, सिलेंड्रिकल नहीं होगा श्रेयस तो भी इंड्यूस होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा वो हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर का है ना, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, केवल सिलेंड्रिकल रीजन में कैसा होगा हम वहीं तक फोकस करेंगे। सिलेंड्रिकल रीजन के अलावा अगर कुछ और रीजन देगा तो वहां आपको ई का डायरेक्शन नहीं पूछेगा ना, क्योंकि वहां डायरेक्शन अभी आप निकाल नहीं पाओगे। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो बी की वजह से जो ई आता है वो सर्कुलर लूप ऐसे बनाता है, और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा देखो ये वाला पार्ट टफ रहता है, हाँ ये पहले बता देता तो काम तो हो जाता, लेकिन थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है कि बहुत टफ चीज पढ़ रहे हैं कुछ। तो ये फॉर्मूला आप फॉर्मूले की कॉपी में अच्छे से लिख लेना, एक बार खुद सारी चीजें खुद से करके देख लेना ना, थोड़े टाइम बाद ये आपको सिंपल लगने लगेगा ना, पहली बार में थोड़ा सा टफ लगता है। और 3:15 तक क्लास है, 3 बजे तक क्लास नहीं है, 1:15 पे शुरू हुआ था, 3:15 तक क्लास है। अरे बच्चों ऐसा मत करो यार। हाँ मैं आया था 1 पे, लेकिन पढ़ाया नहीं था, 1:15 से ही शुरू किया था मैंने, मैं रुका हुआ था तुम लोगों की वजह से। खाना भी नहीं खाए हो? और अरे अरे बच्चों ने सुबह से ही खाना नहीं खाया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे यार तुम लोग सुबह उठ के कुछ खा भी लिया करो, सुबह से ऐसे ही तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। आज रजत नहीं आया ना, रजत एक बार भी आज रिप्लाई नहीं किया। 3:30 बजे रजत को जमता नहीं है, 3 बजे, 3:30 से क्लास भी है।
अरे यार ये बीजीएम सर को बोलो थोड़ा क्लास कम करें यार, मेरा पढ़ाने का टाइम दिक्कत हो जाता है। रोज रोज पढ़ा रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी चलता है, थोड़ा आराम ले लेके बोलो पढ़ाने को। हम्म। ठीक है बच्चों, फिर तो क्या ही बोल सकता हूँ। तो ये रिवाइज कर लेना अच्छे से। हाँ ये तो अमन है ही है यार। तो अब कुछ देखो होमवर्क देने लायक है अगर, ये अच्छे से रिवाइज कर लेना यार। आज वाला जो पार्ट था थोड़ा सा टफ जाता है, वो फिर से एक बार अपना खुद से करके देख लेना तो हो जाएगा सही। इसमें केवल एक चीज समझा दूं, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलते हैं इसको, ये समझा दूं बच्चों। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलते हैं, बस इतना समझा लेने को ना। तो देखो इसको नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक कहीं सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं ऐसा सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर मैं एक चार्ज को यहाँ रखूं और उसको मूव करा के यहाँ पे लेके आऊं, तो पूरे सर्कुलर पाथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा, हर जगह क्यू इंटू डी आर, क्यू इंटू डी आर, सॉरी क्यू इंटू ई, फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा क्यू इंटू ई, और हर जगह क्यू इंटू ई फोर्स इंटू डी आर, तो वर्क कितना आ रहा होगा, फोर्स इंटू डी आर। हर जगह का ये पूरा डी आर पूरा ऐड करूंगा, तो पूरे सर्कुलर पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना आ जाएगा, ये वर्क आ जाएगा ना। ई का मैग्नीट्यूड हर आर डिस्टेंस पे सेम है ना, यहाँ हर जगह, हर जगह यहाँ पे सेम है ये। इसको कुछ और लिख देता हूँ, इसको कुछ डीएल लिख देता हूँ। तो ये डीएल डीएल ऐड होके पूरा सरकमफेरेंस तो ये आ जाएगा। तो अब देखो आपने ये पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर हम कोई सर्कुलर लूप के लिए, कोई भी लूप के लिए क्लोज पाथ के लिए वर्क निकालते हैं तो कितना आता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। है अगर आप जहां से चले घूम के वहीं आ गए तो वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के लिए किस पे डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिस्टेंस पे। आप कैसे भी पाथ पे चल के आओ, आपने डिस्टेंस कितनी कवर की, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू जो भी डिस्टेंस कवर किया वो वर्क आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो यही हो रहा है ना, आप फोर्स कितना लग रहा है क्यू इंटू ई, और डिस्टेंस कितना चल रहे हो 2 पाई आर, तो वर्क आ रहा है ना, भले ही आप सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो। तो इसका मतलब ये किस टाइप का फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का फोर्स फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। अब इस पे मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये सेम होमवर्क फॉर्मूले बेस्ड ही है, तो आप एक बार ये ट्राई कर लेना। लास्ट टाइम कुछ इलस्ट्रेशन मैंने दिए थे, अब मुझे याद नहीं कौन कौन से दिए कौन से नहीं दिए, तो मैं सारा एक साथ लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना।
कुछ इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन 8 से लेकर के 21 तक के इलिस्ट्रेशन सारे कर लेने हैं जो दिए हुए थे, इनमें कुछ वो भी हैं लास्ट टाइम वाले। और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना। और एक्सरसाइज 1 में 26 से लेकर के 39 तक कर लेना। हाँ मन धमकी मत दे भाई, ट्राई कर लो बच्चों। ज्यादा नहीं दिया है, देखने में ज्यादा लग रहा है, थोड़े से ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब दूंगा नहीं तो कब, फिर कब दूंगा बताए, साथ साथ एक्सरसाइज खत्म भी करना है ना, जब चैप्टर खत्म हो तो एक्सरसाइज भी खत्म हो जानी चाहिए। एक्सरसाइज 1 नेक्स्ट वीक कर दूंगा, ये इन टेक्स्ट 2 तक कर लेना, इन टेक्स्ट 2 तक कर लेना, ये नेक्स्ट वीक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करते हैं, बाय बाय।